हमने जो बायोलॉजी 12th क्लास है उसमें फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन तक पढ़ा था। आज हम दूसरा भाग कायिक प्रवर्धन का कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्टिफिशियल, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है इसकी कुछ विधियां हैं जो मानव निर्मित है, उन विधियों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, इसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको ये लिखना है, ये मानव निर्मित विधियां हैं जो पौधों से वाणिज्यिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तैयार की गई है, ताकि प्लांट से अधिक उत्पादन तैयार किया जाए, जिसको उत्पादों को बेचकर रुपए पैसे कमाया जाए। इसलिए वाणिज्यिक उत्पादन के लिए ये कृत्रिम विधियां मनुष्य ने तैयार की। इन कृत्रिम विधियों के भी कई प्रकार हैं। तो कायिक प्रवर्धन के जो प्रकार हम पढ़ेंगे उनमें महत्वपूर्ण 3 प्रकार हैं। उसमें पहला प्रकार है कर्तन। कटिंग्स। कर्तन क्या होता है कि कोई भी प्लांट है, उस प्लांट के तना है या जड़ है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की जो प्रक्रिया है उसको कर्तन कहते हैं। और किसी भी प्लांट का कोई भी भाग, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, उससे यदि कोई नया पौधा बनता है, प्लांट बनता है, तो उसको हम प्रवर्ध कहते हैं। तो पौधे के किसी भाग को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, वो क्या कहलाता है? कर्तन कहलाता है। कर्तन जो है ये 2 प्रकार का होता है। पहला है स्तंभ कर्तन। स्टेम कटिंग। स्तंभ कर्तन। और दूसरा जो पार्ट है इसका जड़ कर्तन, रूट कटिंग। तो स्तंभ कर्तन जो है इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। स्तंभ कर्तन क्या होता है? कोई भी प्लांट है, स्तंभ का मतलब होता है तना या स्टेम। जिस प्लांट के अंदर स्तंभ कर्तन करवाना है हमें, तो उसके स्तंभ या उसकी शाखाएं जो है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं और उन टुकड़ों को जमीन के अंदर मिट्टी जो होती है उसमें रोप दिया जाता है, जिससे कि अपस्थानिक जो जड़ें निकलेंगी, प्रौधंतर निकलेगा, नया प्लांट जो है ना उससे तैयार होगा। स्तंभ कर्तन किन किन पौधों में करवाया जाता है, उसके लिए कई एग्जाम्पल जो आपकी बुक में दे रखे हैं, वही एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। गन्ना है, अंगूर है, गुलाब है, बोगेनविलिया, ये स्तंभ कर्तन के उदाहरण। कर्तन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी हैं, और इन कारकों के अंदर कौन कौन से कारक हैं जो कर्तन को प्रभावित करता है? इसमें पहला है परागवर्ध
की लंबाई। दूसरा है रोपाई का वातावरण। परावर्त की लंबाई, परावर्त अभी हमने आपको बताया। परावर्त होता क्या है, प्लांट जो होता है उसका जो भी भाग कर्तन के लिए काम में लिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे, परावर्त कहेंगे। तो परावर्त की लंबाई, रोपाई का वातावरण, एक तीसरा जो कारक प्रभावित करता है उसके अंदर है मात्र पादप की आयु। मात्र पादप की आयु कर्तन को किस प्रकार प्रभावित करती है? कर्तन की प्रक्रिया के अंदर जो प्रवर्ध हम तैयार करते हैं वो एक युवा प्लांट का होना चाहिए। वर्ध अगर प्लांट है, प्लांट की आयु हो जाता है तो कर्तन जो है वो बिल्कुल सही तैयार नहीं होगा। तो मात्र पादप की आयु जो है वो भी इस कर्तन को प्रभावित करती है। तो ये कर्तन को प्रभावित करने वाले कारक स्तन कर्तन। जड़ कर्तन, इसमें क्या होता है कि प्लांट जो होता है उसकी जो रूट जो होती है, जड़ जो होती है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके यदि हम जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर रोप देते हैं तो उससे नया प्लांट बन जाता है, प्रोतंत्र विकसित हो जाता है, अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं और एक नया पौधा तैयार हो जाता है जिसको हम जड़ कर्तन के नाम से जानते हैं। नींबू है, अमरूद है, सेब है, चेरी है, इनके अंदर ये करवाया जा सकता है। जड़ कर्तन के लिए एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि रूट जो कटिंग है इसके अंदर कोई भी प्लांट की जो जड़ जो है उसको ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर लगाया जाता है। कौन सी स्थिति में लगाया जाता है? ऊर्ध्वाधर स्थिति में लगाया जाता है ताकि अपस्थानिक कलिकाएं जो है वो प्रस्फुटित हो सके और प्रवाह जो है उसका निर्माण हो सके। कर्तन का एक प्रवर्धन का ये पहला प्रकार था कर्तन। अब दूसरा प्रकार है दाब लगाना, लेयरिंग। दाब लगाने की जो ये विधि है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की, इस विधि के अंदर क्या किया जाता है कि प्लांट कोई भी है और उससे प्रवर्ध तैयार किया जाता है जिससे नया प्लांट बनेगा। वो इसके अंदर प्लांट बनाने की प्रक्रिया जो है तना या शाखा जो है उसी के ऊपर होती है, यानी पौधे के भाग को तना या शाखा से अलग नहीं किया जाता। दाब लगाने की जो प्रक्रिया है लेयरिंग, ये भी दो प्रकार की होती है। उसमें पहला प्रकार है पीला दाब, माउंट लेयरिंग। पीला दाब विधि उन पौधों के अंदर उपयोगी है जिनका तना जो होता है वो मुलायम और तने से निकलने वाली शाखाएं जो है मुलायम हो, उनको आसानी से झुकाया जा सकता है। ऐसे जो प्लांट जो होते हैं उनमें ये पीला दाब विधि जो है वो काम में ली जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो प्लांट है इसकी शाखाएं इन शाखाओं को, कोमल शाखाओं को इस प्रकार जमीन में झुकाया जाता है और झुकाने के बाद में इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं।
यह विधि कोमल शाखाओं वाले प्लांट के अंदर उपयोगी है। प्लांट की कोमल शाखा को झुकाकर उसके ऊपर नम मिट्टी जो है उसका टीला बना दिया जाता है, इसलिए इसको टीलादार विधि कहते हैं। मिट्टी को इस प्रकार डाला जाता है शाखा के ऊपर कि इस मिट्टी के अंदर एक दो पर्व संधियां जो है वो इस शाखा की दब जाए और आगे जो पत्ती लगा हुआ जो आगे का जो शीर्ष भाग जो है वो ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। पत्ती लगा हुआ जो शीर्ष भाग जो है वो ऊपर की तरफ उठा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में ये नम मिट्टी यहाँ पर पानी डालते रहेंगे तो फिर इससे अपस्थानिक जड़ें निकल आएंगी। जब ये यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकल आए तो इस भाग को यहाँ से काट दिया जाएगा। काटने के बाद में ये जो प्लांट तैयार हुआ है इसको अन्य अनुकूल परिस्थितियों के अंदर वातावरण में रोपित कर दिया जाएगा और एक नया प्लांट जो है ना वो टीलादार विधि से तैयार हो जाएगा। इसके बाद में दाब लगाने की दूसरी विधि है वायु दाब या गुट्टी। वायुदाब या गुट्टी विधि, यह विधि उन पौधों के लिए उपयोग में ली जाती है जिनका तना और शाखाएं जो है वो मजबूत होती हैं। इस विधि के अंदर या इस विधि को समझने के लिए सबसे पहले हम किसी बड़े वृक्ष, यह विधि बड़े वृक्षों में काम में ली जाती है, किसी बड़े वृक्ष का उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। इस विधि को समझने के लिए ये मानते हैं कि एक वृक्ष है, इसका तना और ये शाखाएं बिल्कुल मजबूत हैं। इस वृक्ष की किसी भी शाखा से हमें एक नया प्लांट तैयार करना है तो हम क्या करेंगे, इस शाखा के जो बाहरी परत है जिसको छाल कहते हैं, उस छाल को काटकर निकाल देते हैं और अंदर वाला भाग जो है वो नहीं काटते। इसके बाद में इस भाग के ऊपर मॉस, एक ब्रायोफाइट प्लांट है, उस सूखी मॉस को उसके चारों तरफ लपेटते हैं। अगर मॉस ना मिले तो इसके स्थान पर रुई जो है वो लपेटी जा सकती है या नम गीली मिट्टी जो है वो यहाँ पर लपेटी जा सकती है। इसके बाद में इसको चारों तरफ से कसकर रस्सी से बांध देते हैं और बांधने के बाद में ये जो भाग है प्लांट का ये गुट्टी कहलाता है।
इसके ऊपर वाली शाखा के ऊपर एक छोटा बर्तन या मटकी जो है उसको बांध देते हैं। इस मटकी के पैंदे में या बर्तन के पैंदे में छोटा छिद्र करते हैं और इस रस्सी को यहां से निकालकर इस रस्सी के चारों तरफ लपेट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इस मटकी के अंदर पानी बना रहता है और ये सूक्ष्म छिद्र से बूंद बूंद करके इस बुट्टी के ऊपर आकर गिरता रहता है। करीबन 4 से 8 सप्ताह के अंदर इस गुट्टी वाले भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी और जड़ें निकलने के बाद में इस भाग को यहाँ से काटकर अन्य आगे का भाग जो है वो अन्य स्थानों के ऊपर या जहाँ पर भी अनुकूल परिस्थितियां हैं वहां पर लगा दिया जाता है और इस भाग से नया प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है। तो वायु दाब या बुट्टी ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको लिखने के लिए आपको ये बातें इसमें बतानी होंगी कि ये वृक्षों के लिए उपयोग में ली जाने वाली विधि है। ऐसे वृक्षों के अंदर उपयोग में ली जाती है जिसका तना और शाखाएं जो है मोटी हो, मजबूत हो और जिस शाखा से पौधा तैयार किया जाना है उस शाखा के बाह्य जो परत जो होती है उसकी छाल जो होती है उसको चाकू से काट कर उतार देते हैं। फिर उसके चारों तरफ मोस या रुई या गीली मिट्टी जो है वो रस्सी से चारों तरफ से लपेटकर बांध देते हैं। रस्सी का एक सिरा जो होता है उसके ऊपर वाली शाखा में लगे हुए बर्तन या मटकी जो है उससे कर देते हैं और उसमें सूक्ष्म छिद्र बनाकर इस रस्सी को उसमें जोड़ देते हैं ताकि मटकी में भरा हुआ पानी जो है वो बूंद बूंद करके इस भाग के ऊपर पड़ता रहे, गुट्टी के ऊपर पड़ता रहे। तो ये वाला जो पार्ट जो है ये क्या कहलाता है? गुट्टी कहलाता है, जो मोस बांध कर लपेट कर हमने बनाया, ठीक है। और फिर 4 से 8 सप्ताह के बाद में इसको अलग काटकर एक नया प्लांट तैयार कर देते हैं। ये विधि वायुदाब विधि या बांधना कहलाती है। इसके बाद में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 2 विधियां हो गई। उसमें दाब लगाना भी हो गया जिसका ढीला दाब और वायु दाब 2 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट जो है वो है रोपण। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन 3 प्रकार का होता है। तीसरा है रोपण, ग्राफ्टिंग। रोपण ये रोपण वाली जो विधि है इस विधि के अंदर क्या किया जाता है? 2 अलग अलग पौधे के भागों को आपस में जोड़कर नया प्लांट जो है वो तैयार किया जाता है। ग्राफ्टिंग जो मेथड है इसके अंदर इसमें क्या किया जाता है? जैसे 2 पौधे हैं, एक पौधा ये और दूसरा पौधा ये समान आकार के 2 पौधे। जैसे मान लो ये 2 अमरूद के पौधे। इस पौधे का उत्पादन जो है वो काफी कम है और इस पौधे का उत्पादन बहुत ही अधिक है। तो किसान या साइंटिस्ट जो भी है वो ये चाहेंगे कि अधिक उत्पादन देने वाले पौधे तैयार हों। तो इस पौधे की जो शाखा जो है वो इस पौधे की के साथ में जोड़ दी जाती है ताकि अधिक उत्पादन देने के गुण इस प्लांट के अंदर आ जाए। इसके लिए क्या किया जाता है? इस पौधे का भाग लिया जाता है, इस पौधे का भाग लिया जाता है, दोनों को आपस में जोड़कर बांध दिया जाता है जिससे नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? देखो ध्यान देना, इसमें इन 2 पॉइंटों को सबसे पहले हम एक तो कलम और एक है इसका, इन 2 शब्दों को समझते हैं। कलम क्या होता है? 2 प्लांट है तो इसमें एक का स्कंद बनाते हैं और एक का बनाते हैं कलम। कलम क्या होता है? अच्छी किस्म का जो प्लांट होता है जिसका बहुत अधिक उत्पादन होता है जिससे उसकी कलम बनाई जाती है। और स्कंद के अंदर ये निम्न या अच्छी नस्ल नहीं है, निम्न नस्ल का प्लांट होता है, इसका स्कंद बनाया जाता है और दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है और नया प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद में इन जैसे ये स्कंद है और इस स्कंद के ऊपर ये कलम है।
ठीक है, ये सायम है, ये स्टॉक। इस कलम को, ये अच्छी नस्ल का प्लांट की शाखा है, ये स्कंद दूसरे प्लांट की शाखा है। हम चाहते हैं कि इस प्लांट के अंदर इस प्लांट के लक्षण आ जाए, तो इसके कलम को इसके साथ में जोड़ देते हैं, ये इसमें फिट हो जाता है। फिट होने के बाद में यहाँ पर इसको कसकर रस्सी से बांध देते हैं। बांधने के बाद में इनके एधा जो कैम्बियम जो होता है वो आपस में मिल जाते हैं, कोशिका विभाजन स्टार्ट हो जाता है, साथ में सेमन उत्तक मिल जाते हैं और एक नया प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है। तो रोपण ग्राफ्टिंग में ये सब जो प्रक्रियाएं की जाती है। फिर उसके बाद में इसके भी कई प्रकार हैं। उसमें पहला प्रकार है जीव्यारोपण। या वीप। ग्राफ्टिंग और वीप। इस विधि के अंदर क्या किया जाता है, कलम और स्कंद जो है वो दोनों एक ही व्यास के होते हैं और इसमें दोनों के 5 से 8 सेंटीमीटर, 5, 6, 7 सेंटीमीटर का एक चीरा लगाते हैं और वो चीरा वी आकार का होता है। और फिर कलम जो है चीरा लगाने के बाद में इसको इस प्रकार बना दिया जाता है। स्कंद जो होता है इसको इस प्रकार बनाते हैं, ये स्कंद, ये कलम। फिर इस कलम को इस स्कंद के अंदर इस प्रकार फिट कर दिया जाता है। फिट कर कर यहाँ पर रस्सी से इसको बांध दिया जाता है। कुछ समय पश्चात ये दोनों आपस के अंदर एदा और सेमन उत्तक के मिल जाएंगे और इससे नया प्लांट तैयार हो जाता है। इसको कहते हैं जीव्यारोपण। दूसरी विधि है रोपण। वेव ग्राफ्टिंग। फच्चर रोपण टेक्निक क्या है, इस टेक्निक में क्या किया जाता है, इसमें भी कलम और स्कंद दोनों का व्यास समान होता है, लेकिन इसमें स्कंद के अंदर वी आकार का चीरा लगाता है। जैसे ये वी आकार का चीरा लगाता है और जो कलम जो है इसमें वेज आकार का चीरा लगाता है। जैसे कुल्हाड़ी होती है लकड़ी काटने वाली, वैसा इसको बना देते हैं आगे से, जैसे ये है। और इसको इस प्रकार काटा जाता है। इसका इस भाग, ये भाग, दोनों साइड वाले भाग जो है हम निकाल दिए जाते हैं ऐसे। ये वेज आकार का हो गया। इस वेज आकार की कलम को इस वी आकार के स्कंद में ऐसे फिट कर देते हैं। दोनों आपस में मिल जाते हैं, इसको रस्सी से बांध देते हैं। बांधने के बाद में नया प्लांट तैयार हो जाता है। तीसरी जो विधि है रोपण की, वो है किरीट या मुकुट रोपण। क्राउन ग्राफ्टिंग। मुकुट
किरीट रोपण जो है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें स्कंद जो है उसका व्यास जो है ना वो कलम की तुलना में, स्कंद जो है उसका व्यास कलम की तुलना में, यानी कलम इसमें पतली पतली होती है और स्कंद जो है वो कैसा होता है, मोटा होता है। तो स्कंद का व्यास कलम की तुलना में बहुत अधिक होता है और एक ही स्कंद के ऊपर कई कलम बांधी जा सकती है। एक ही स्कंद के ऊपर कई कलम जो है वो लगाई जा सकती है, इसलिए इसको मुकुट या किरीट रोपण कहते हैं। अगला पार्ट है, चौथा पार्ट, वो है कलिका रोपण, बड ग्राफ्टिंग। कलिका रोपण वाले जो पार्ट जो है, इस पार्ट के अंदर जो स्कंद होता है उसमें टी आकार का चीरा लगाते हैं। यहां से इसको कलिका, इसमें रोपण, कलिका का रोपण किया जाता है, इसमें टी आकार का चीरा लगाते हैं और चीरा लगाकर ये भाग बाहर निकाला जाता है और दूसरी जो कलिका जो है उसको इसमें ऐसे बांध दिया जाता है। टी आकार के चीरे में इसको, जो कलम जो है, ये कलम ये इस स्कंद में जोड़कर बांध दी जाती है, इसको कलिका रोपण कहते हैं। इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर अलैंगिक जनन कंप्लीट हो गया। लैंगिक जनन जो है अगला पॉइंट है, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया था, फिर भी इसकी डेफिनेशन दोबारा बताता हूं। ये जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर दोनों जन को नर एवं मादा की आवश्यकता होती है और अर्धसूत्रण और युग्मक संलयन की प्रक्रिया इस प्रकार के जनन में होती है। लैंगिक जनन आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुष्प की संरचना का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम पुष्प का डायग्राम बनाते हैं।
आवृतबीजी पादपों के पुष्प का एक साधारण सा चित्र है। इसमें ये पुष्प वृंत कहलाता है। ये पुष्पासन या थैलेमस, ये हरे रंग के बाह्य दलपुंज, ये रंगीन पंखुड़िया दलपुंज, ये पुंकेसर, इसका ये वाला भाग परागकोश, ये तंतुनुमा संरचना तंतु, ये स्त्री जनन भाग जायन वाला पार्ट है। इसमें ये फूला हुआ भाग अंडाशय, ये वर्तिका, ये वाला पार्ट वर्तिकाग्र। ये महत्वपूर्ण भाग है पुष्प के। ये एक आवृतबीजी पादपों में पुष्प का डायग्राम है। इस पुष्प से संबंधित छोटी छोटी बातें दे रखी हैं जो मैं बताता हूं आपको। पहला इसमें पुष्प वर्ग। तो पुष्प किसी शाखा के ऊपर जिस तंतुनुमा या डंठलनुमा संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है उसको पुष्प वर्ग कहते हैं। फिर इसका फूला हुआ भाग जो है पुष्पासन। तो पुष्प जिस भाग के ऊपर, फूले हुए भाग के ऊपर स्थित होता है उसको पुष्पासन कहते हैं। फिर उसके बाद में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। उनमें पहला भाग जो है वो है जिसका हम अध्ययन करेंगे 4 भागों का, बाह्य दलपुंज कैलेक्स। दूसरा है दलपुंज कोरोला। तीसरा जो पार्ट है वो है उमंग एंड्रोसियम। चौथा जो पार्ट है वो है जायान गायनोसियम। ये चारों पार्ट जिस किसी पुष्प में उपस्थित होते हैं उसको हम पूर्ण पुष्प कहते हैं। पूर्ण पुष्प की परिभाषा पूछी जा सकती है, आपको एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। तो पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे? पुष्प के चारों भाग, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंज, जायन, जिस पुष्प में उपस्थित है उस पुष्प को हम पूर्ण पुष्प कहेंगे। एक परिभाषा है अपूर्ण पुष्प की। तो अपूर्ण पुष्प किसे कहेंगे भाई? जिस पुष्प के अंदर पुष्प के चारों भाग में से कोई भी एक भाग अनुपस्थित हो उसे हम अपूर्ण पुष्प कहेंगे। अपूर्ण पुष्प के एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपूर्ण पुष्प के एग्जाम्पलों में है लौकी और पपीता। पूर्ण पुष्प के अंदर एग्जाम्पल दे सकते हो आप सरसों, मटर, ये पूर्ण पुष्प में एग्जाम्पल दे सकते हो। अपूर्ण पुष्प में ये एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर उसके बाद में इस पुष्प की संरचना का अध्ययन अगर हम करें संरचना अगर आपसे पूछी जाए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, अगर पुष्प की संरचना का वर्णन करना हो हमें तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह है। यानी प्लांट का वह भाग जो भूमि से ऊपर होता है उसको प्रोदंतर कहते हैं और उसी प्रोदंतर का एक पार्ट होता है पुष्प। लेकिन प्रोदंतर जो है जहां पर पुष्प बनेगा वहां पर एक पहले छोटी सी बड बनती है और बड बनने के बाद में कलिका बनेगी और कलिका बनने के बाद में वो खिलता है, पुष्प बन जाता है। इसलिए इसको रूपांतरित प्रवाह का नाम दिया गया है। और जब पौधे के अंदर संपूर्ण कायिक वृद्धि हो जाए, पूरी वृद्धि हो जाए या ये कह सकते हैं पौधा युवावस्था में आ जाए, उसके बाद में पुष्प बनने शुरू होते हैं पौधे के ऊपर। और पुष्प लैंगिक जनन के जो जननांग जो है, नर जननांग, मादा जननांग, वो पुष्प के अंदर ही उपस्थित होते हैं। और एक पुष्प की संरचना के
4 पार्ट है, इसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ये मैं बता देता हूँ आपको। किसी भी पुष्प की संरचना का हम अध्ययन करें तो सबसे पहले बाह्य दलपुंज जो है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बाह्य दलपुंज क्या होते हैं? पुष्प के अरे भाग होते हैं जो कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करते हैं और इनकी प्रत्येक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। फिर आता है दलपुंज। ये पुष्प की रंगीन पंखुड़ियां होते हैं और इनकी चक्के और रंग के कारण पक्षी हैं, कीट हैं, मनुष्य इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। पुंमन एंड्रोइसियम, ये पुष्प का नर जनन अंग होता है एंड्रोइसियम, और इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग परागकोश, दूसरा पोतंतु, तीसरा यूसी, ये 3 भाग होते हैं। इसी प्रकार चौथा पार्ट होता है पुष्प का, वो ये जायन है, ये मादा जनन अंग होता है। इसकी प्रत्येक इकाई को अंडक या स्त्री केसर कहते हैं। इसके भी 3 भाग हैं। नीचे खुला हुआ भाग जो होता है इसको अंडाशय कहते हैं। ये तंतुनुमा जो पतली संरचना है इसको वर्तिका कहते हैं। और शीर्ष भाग जो होता है जिसका ऊपरी भाग चिपचिपा होता है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। परागकण इसी भाग के ऊपर आकर ठहरते हैं परागण की क्रिया के बाद। फिर उसके बाद में एक 2 छोटे टॉपिक और दे रखे हैं कि आवश्यक चक्कर जो होते हैं, 4 चक्कर हमने देखे अभी पुष्प के, उनमें से बाह्य दलपुंज और दलपुंज, इनको सहायक चक्कर नाम दिया गया है। और पुंमन और जायांग जो है इनको आवश्यक चक्कर नाम दिया गया है। अगर ये पूरे जाए उसके सहायक चक्कर कौन कौन से, तो उत्तर होगा बाह्य दलपुंज और दलपुंज पुष्प के सहायक चक्कर है। आवश्यक चक्कर कौन से हैं, तो उसका उत्तर होगा पुंमन और जायांग इसके आवश्यक चक्कर है। फर्स्ट जो चैप्टर आपका आवर्तबीजी पादपों में जनन से संबंधित, उसमें यहाँ तक दे रखा है। आगे पुष्प की संरचना के बाद में इसके जो भाग हैं उनका वर्णन और साथ में लैंगिक जनन की पूरी प्रक्रिया आगे के चैप्टर में दे रखी है। और ये चैप्टर आपका पहला कंप्लीट हो गया। आप आगे का अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर अध्याय नंबर